जिसका हर लम्हा किसी जंग से आसान नहीं होता, वो मजदूर ही होता है जो कभी बेईमान नहीं होता। उनकी गैर मौजूदगी में मंजिल हमेशा दूर है, जो आपके ख्वाबों को पूरा करता है, वही मजदूर है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास बहस में। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों संग बैठक कर उद्योग धंधों को दोबारा एहतियात के साथ शुरू कराने को लेकर चर्चा की थी। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्रियों से कहा था कि भारत के पास ये अच्छा मौका है कि चीन से पलायन करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपनी तरफ आकर्षित करे। प्रधानमंत्री के इस आह्वान के बाद ही मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात के ने अपने लेबर कानूनों में बदलाव की घोषणा की। इसके बाद महाराष्ट्र, उड़ीसा और गोवा ने भी अपने श्रम कानूनों में बदलाव किया है और अब अन्य राज्य भी ऐसे बदलावों की तैयारी में जुटे हैं। आज हमारी इस बहस का मुद्दा भी यही है कि क्या इन मूलभूत बदलावों से मजदूरों की स्थिति सुधरेगी या और हाशिए पर पहुंच जाएंगे, इनका शोषण और बढ़ जाएगा। हमारे साथ इस डिबेट में हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जया मिश्रा जी हैं, बीजेपी से संजय पासवान जी हैं। सबसे पहले मैं संजय पासवान जी आपके पास जाऊंगा। आप सत्ता में शामिल हैं, तो सवाल भी आपसे बनते हैं। तो पहले मैं आप ही को मौका देना चाहूंगा कि थोड़ा हमें ग्लिम्पसेस बताएं कि इस कानून में मूल जो आप परिवर्तन की बात कर रहे हैं, उससे किस तरह से मजदूरों के हितों की रक्षा की जाएगी और कैसे आप नए उद्योगों को यहाँ सृजित करेंगे, नई नौकरियां यहाँ आएंगी, जरा उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, तो पूरे एनवीआर की टीम को बहुत बधाई और आशीर्वाद है कि आप लोगों ने ये चर्चा शुरुआत किया है इस विषय पर। जो हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी बहुत धन्यवाद है, डिफरेंट पार्टी के जो लोग आए हुए हैं। देखिए, तो अभी बिल्कुल ये आपातकाल से भी जो आप कह सकते हैं कि आपातकाल से भी एक बड़ी स्थिति है, बड़ी विकट स्थिति है देश दुनिया के लिए। और इन हालातों में हमें अपने जो फेडरल के जो हमारे सरकार है, चाहे हमारी प्रोविंस की सरकार है, उन पे तो हमें विश्वास भरोसा करना पड़ेगा कि वो किस लिए क्यों कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जिस ढंग से आप कहें कि जो वर्किंग क्लास है या लेबर मार्केट है, वो सबसे अधिक अगर विक्टिम हुआ अगर है, तो निश्चित तौर से जो लेबर मार्केट है या कहें कि जो एम्प्लॉयमेंट का मार्केट है, उसमें माइग्रेंट भी हैं, उसमें माइग्रेंट में इन माइग्रेंट भी हैं, आउट माइग्रेंट भी हैं, इंटरनेशनल माइग्रेंट के भी हैं। तो ये कुल मिला के बहुत ज्यादा पोजीशन फ्लूइड है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि साहब जो प्रेडिक्शन कुछ कह देंगे हम तो ऐसा होने वाला है। अभी नथिंग कैन बी सेड अबाउट। मुझे लगता है कि सरकारों में भरोसा रखना चाहिए हम लोग को। सरकार चाहे हमारी पार्टी की हो, कांग्रेस पार्टी की हो, किसी की भी हो, ये कोरोना जैसे महाविपदा की घड़ी में जो कुछ लेबर लॉज कुछ चेंज भी हुए हैं, ऐसे भी लेबर लॉ तो बहुत सारे चेंज हो रहे थे। देखा आपने कि जो 44 कानून था, अब कुल मिलाकर के 4-5 कोड में आकर सिमट गया है। एक तो इसी पे कई विवाद थे और हमारा जो यूनियन भारतीय जनता पार्टी जुड़ा हुआ भारतीय मजदूर संघ है, उसका भी विरोध रहा है। और जिस ढंग से अभी एक्ट में जो कुछ बावजूद इसके हम सब लोग इस बात के पक्षधर हैं कि प्रधानमंत्री पे जो भरोसा है इस देश के नागरिकों का, जनता का, तो वह जो भी करेंगे ठीक ठाक करेंगे, ऐसा भरोसा विश्वास हमारा है। अभी देखिए, तो कुल मिलाकर के जो समस्या हो रही है कि जहां जो काम कर रहे थे उस इलाके को छोड़ रहे हैं। अभी हम सब बिहार और ईस्टर्न यूपी जो है ये होम स्टेट है, होस्ट स्टेट और कोई रहा है, हरियाणा है, पंजाब है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, गुजरात रहा है और है अभी भी। ये बड़ा समस्या हो रहा है कि होस्ट स्टेट्स में लेबर को रोक के रखना, उसको रिटेन करना, उसको डीपी करना, उसको मेंटेन करना, उसको सस्टेन करना, बड़ा सवाल है। तो पहले तो मैं एक बिहारी होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो तमाम होस्ट स्टेट रहे हैं लेबर के, वो हमारे लोगों को न तो डिटेन कर सके, न रिटेन कर सके, न मेंटेन कर सके, न सस्टेन कर सके।
ये एक बड़ा सवाल है। और सर हमारे वक्त बिहार नहीं है में इस वक्त इस तरह की टीका टिप्पणी करने का। आपने बहुत सही बात कही कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी तरफ से लगे हुए हैं, माहौल कुछ इस तरह का है जो कभी किसी ने देखा नहीं था। वर्स्ट से भी वर्स्ट माहौल है इस वक्त सबका मैसेज ये है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार आए, जिससे अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आए। जय मिश्रा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। कानूनों में जो मूल चूल बदलाव किए गए, इसका कितना प्रभाव पड़ने जा रहा है? ऐसा है, सबसे पहले तो एनवीआर टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आज पहली बार आप लोगों के साथ मैं जुड़ी हूँ। आपके कार्यक्रम का नाम भी मजदूर है, इसीलिए मुझे लगता है कि मजदूरों के हित की बात होनी चाहिए। इस आपदा काल में अगर कोई सबसे ज्यादा प्रताड़ित हुआ है, सबसे ज्यादा अगर कष्ट में है, तो वो मजदूर वर्ग है। ये जब बातें आई कि लेबर लॉज को चेंज किया जाए, बदला जाए, ठीक है, आप अमेंडमेंट करना चाहते हैं आप करिए, लेकिन आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारा विक्टिम लॉट है, जो विक्टिमाइज हुआ है, जो हमारा लेबर विक्टिमाइज हुआ है, क्या ये सारे लॉज जो आप कर रहे हैं, चेंजेस जो कर रहे हैं, वो हमारे लेबर को स्ट्रेंथन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेबर को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। जो मुझे लग रहा है कि ऐसी बात नहीं है, मैं शब्दों के जाल में या आंकड़ों की बाजीगरी में नहीं जाऊंगी। एमएसएमई के हाल खराब है, हमारे लेबर आज तक जो होस्ट स्टेट हो या गेस्ट स्टेट हो, अभी भी सड़क पे कितने लेबर्स हैं, लाखों लेबर्स हैं जो आज भी सड़क पर हैं। ऐसा क्यों है? आप कहीं से ट्रेन रोक कर आप लेबर रोक लीजिएगा, ऐसा नहीं चलेगा। आप ये समझिए कि अगर ये लेबर रिफ्यूज कर दे बड़े बड़े शहरों में जाकर काम करना, ये ट्रेनों को रोका गया, लेबर्स को रोकने का मेन मोटिव नहीं था, ये कंटेनमेंट को रोकने का मेन मकसद था। नहीं, देन देयर शुड हैव बीन मेड अदर प्रोविजन। आप अचानक से आप लॉकडाउन कर रहे हैं, उसकी आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है। इसमें सफर कौन कर रहा है? शायद मैं और आप सफर बहुत नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम घर पे हैं। नहीं, मजबूरी है, बट दे शुड हैव। लेकिन पूरी दुनिया ने प्लानिंग के साथ इसको किया। हमारे देश में इसको प्लानिंग के साथ नहीं किया गया। 4 घंटे में लॉकडाउन अनाउंस हुआ है। किस देश ने प्लानिंग किया? कई कंट्रीज ने ऐसा किया। दैट इज अ डिफरेंट डिबेट ऑल टुगेदर। दैट इज अ डिफरेंट डिबेट ऑल टुगेदर। दूसरे कंट्रीज दे आर टेकिंग केयर ऑफ द इंडस्ट्रीज ऑल्सो, दे आर टेकिंग केयर ऑफ द एमएससीज ऑल्सो, जो हमारा देश नहीं कर रहा है। ये बहस थोड़ा सा डिरेल हो रही है कि हमारी मेरा सिर्फ आपके डिबेट के हिसाब से हम जो भी लेबर लॉज में चेंजेस हो, वो हमारे लेबर कम्युनिटी को, वो हमारे मजदूरों को स्ट्रेंथन करे। जिस तरह के आपदा की स्थिति में आज वो है, आने वाले कल में उस स्थिति में वो न पड़े, उनका ख्याल रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि वो अगर काम करेंगे तभी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ेगी, तभी जाके आगे की इंडस्ट्रीज भी काम करेगी, तभी जाके आगे कुछ होगा। यूपी गवर्नमेंट ने भी एक अमेंडमेंट किया है इसमें, जिसके तहत किसी भी मजदूर यूनियन को किसी भी तरह की इजाजत नहीं होगी बनने देने की, किसी तरह का पंजीकरण नहीं होगा किसी मजदूर यूनियन का। तो आपको नहीं लगता है कि इससे मजदूरों की जो हितों की बात रखने वाले लोग थे, जो आवाज उठाने वाले लोग थे, वो आवाज कहीं दब जाएगी? बिल्कुल। संजय जी। जी देखिए, ऐसा है कि निश्चित तौर से राइट टू एसोसिएशन तो हम लोग है, और आप जानते हैं कि लेबर रिफॉर्म्स के नाम पे बहुत कुछ आज से नहीं, मतलब पिछले कई गवर्नमेंट से चल रहा है। और आप जानते हैं कि लेबर मूवमेंट के नाम पे जो ट्रेड यूनियन का मूवमेंट भी है, पिछले लगभग 20 साल से यह मूवमेंट बिल्कुल मृत प्राय सा हो गया है। और लेबर को एक नए ढंग से री इन्वेंट करने की आवश्यकता है, ये आवश्यक है। अब वो कैसा होगा? देखिए, कुछ नारे थे कि हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। अब इन नारों ने एक समय बहुत कुछ योगदान किया होगा, लेकिन अब ये नारे अब नहीं चलने वाले हैं। अब तो नारे हैं कि साहब देश के हित में करेंगे काम कर लेंगे पूरे दाम, उद्योग के हित में करेंगे काम कर लेंगे पूरे दाम। मतलब ये है कि उद्योग भी, स्टेट भी, कंट्री भी, सबको भी ध्यान रखना होगा। मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा।
थोड़ा सा इसमें इंटरप्ट करूंगा सर मैं आपको। आज जो पलायन की स्थिति सबके सामने है, जो भयावह तस्वीर हमारे सामने आ रही है, उसके पीछे रीजन यही है कि जो लॉज थे पहले से ही, अमेंडमेंट से पहले भी, वो पूरी तरह लागू नहीं किए गए। मालिकों ने सरकार के कहने के बावजूद अपने श्रमिकों का साथ नहीं दिया, बीच मझधार उन्हें छोड़ दिया, उन्हें पैदल हजारों किलोमीटर चल के आना पड़ रहा है। और जब आप इस तरह का अमेंडमेंट ही कर देंगे सर, तो आपको नहीं लगता कि ये पलायन रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और अगर जो रहेगा भी उसका कितना ज्यादा शोषण होगा। नहीं, एक तो देखिए, समझिए, पलायन जो अभी हो रहा है, देखिए ये पलायन बिल्कुल ये डिसास्टर ही है, ये एक राष्ट्रीय आपदा है। हम सब को इसके प्रति हम लोग है, ये एक नेशनल डिसास्टर ही है। लेबर लॉ जो चेंज हुआ है उसके अपने कारण है, उसके अपनी लॉजिक है, तो उसका कोई इससे संबंध नहीं है। ये मोटा मोटी जो लेबर रिफॉर्म्स के हैं या लेबर को लिबरलाइज लॉ करने की बात हो रही थी, ये पिछले 2-3 वर्षों का एक प्रक्रिया चल रहा था। इसे अभी सबसे बड़ी बात है कि लेबर जो 8 घंटे से 12 घंटे किया गया है, ये एक बड़ा बहस का मुद्दा है कि 8 घंटा से 12 घंटा किया गया है। तो उसमें यह भी बात है कि जो उसका वेजेज है, जो उसका पेमेंट ऑफ वेजेज होगा, वह भी 12 घंटे का हो, 8 घंटे के नहीं 12 घंटे का होगा कुल मिला के, ताकि लेबर को खपाया जा सके। और जो है 24 आवर का 24x7 का उसका काम धाम चलेगा। इसमें भी तो लेबर्स का ही लॉस है ना सर। पहले जो ओवर टाइम का रूल था उसके हिसाब से था कि 8 घंटे के बाद प्रति घंटे आपको दुगना वेजेस मिलता है। बिल्कुल, तो मतलब अगर 12 घंटे पहले के नियम के हिसाब से करता तो उससे एक दिन में 2 दिन की सैलरी मिलती। हाँ, नहीं, मैं समझ इस बात से हूँ, ठीक आपने कहा है। लेकिन अभी देखिए, जो एम्प्लॉयर है वह कहीं बाहर का नहीं है भाई, वो 5 एम्प्लॉय रखे हुआ है या 500 एम्प्लॉय रखे हुआ है। थोड़ा उसकी स्थिति भी समझिए। अब लोगों ने कह दिया कि साहब उसकी भी स्थिति समझनी चाहिए हमें, लेकिन नया रूल कह रहा है कि 100 से ज्यादा एम्प्लॉय जिसके पास है, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी क्लैरिफिकेशन के, वो किसी को भी निकाल सकता है। ये कहां तक जस्टिफाइड है सर? पहले 300 था, ये पहले 300 था। देखिए वह भी जो हाँ, पहले 300 था। देखिए अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये बड़े पैमाने पे कॉम्प्रिहेंसिव जो लॉ रिफॉर्म्स उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन अभी मुझे लगा कि आप ये माइग्रेंट लेबर की बात करेंगे। लगता है कि ये दोनों को मिला नहीं कर रहा हूं मैं, तो माइग्रेंट लेबर से उस चीज को जोड़ रहा हूं कि जब अभी तक कानून प्रभावी नहीं है तब इतना माइग्रेशन हो रहा है। मेरा सिर्फ ये था पॉइंट, अदरवाइज मैं माइग्रेंट लेबर से बिल्कुल नहीं जोड़ रहा हूँ इस डिबेट को। अभी हम उसी मुद्दे पर हैं कि जिस तरह से रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं, अमेंडमेंट्स किए जा रहे हैं, उससे हमारे मजदूरों की जो सर्विस क्लास है उसकी स्थिति सुधरेगी या बिगड़ेगी? जय मैम, मैं आपके पास आऊंगा, आपका क्या कहना है इस पर? ये जो तीनों बातें आपने कही, नंबर 1 जो ट्रेड यूनियन फॉर्म करने का, बिल्कुल इससे वर्किंग मजदूरों को घाटा ही घाटा है। देयर विल बी नो वन टू नेगोशिएट विद द मैनेजमेंट। वहां पे मजदूरों की बात मैनेजमेंट तक ढंग से नहीं पहुंचेगी कि यहाँ वो कमजोर हुए। हायर एंड फायर पॉलिसी से अगेन वर्किंग क्लास कमजोर हुआ। तो आप किसको स्ट्रेंथन करने की बात कर रहे हैं? मतलब इट हैज गॉट ऑल लूपहोल्स, इट हैज गॉट ऑल लूपहोल्स। आज आप इस चीज को एश्योर करेंगे कि कांग्रेस शासित राज्यों में ये रिफॉर्म्स नहीं आएंगे? दूसरा देखिए, अभी हम उस मुद्दे पे नहीं जा रहे हैं कि कांग्रेस शासित, बिकॉज आई एम नॉट द डिसीजन मेकर, ठीक है। लेकिन कोई भी नियम अगर आता है तो आप प्रोज एंड कॉन्स तो देखेंगे ना। सिर्फ एक क्लास के बेनिफिट के लिए आप उस नियम को नहीं लाना चाहिए, बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। मेरी जाती राय, अगर चेंजेस होता है तो दोनों पक्ष के लाभ हानि को देखना चाहिए। आप विपक्ष में हैं, आप हानि ज्यादा बता देंगे, मुझे बेहतर है होना भी नहीं। आप लाभ मुझे बता दीजिए। तीन हानि तो आप मुझे खुद गिना चुके हैं। आप बताइए, यूनियन फॉर्म करने आप दीजिएगा नहीं, हायर एंड फायर पॉलिसी आपकी रहेगी ही, वर्किंग आवर्स आपके रहेंगे, ओवर टाइम नहीं मिलेगा, तो आप किसको फायदा पहुंचा रहे हैं, तो बता दीजिए। ओवर टाइम मिलेगा, मैंने ये नहीं कहा कि ओवर टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन पुराने वेजेस के हिसाब से नहीं मिलेगा। पुराने नहीं मिलेगा ना, तो मतलब वर्किंग आवर्स तो ज्यादा हो गए ना। तो आप देखिए एज अ वर्कर तो उसको नुकसान है ना। बिल्कुल मैम। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिजनेस कम्युनिटी का भी ख्याल रखिए, बट बिजनेस कम्युनिटी का ही सिर्फ ख्याल मत रखिए। आपको आज के दौर पे जिस आपदा से हम गुजर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा शोषित हुआ है, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस किया है, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए आपको नियम को
उसी हिसाब से डिजाइन करना चाहिए। दीजिएगा, संक्षेप में जवाब दीजिएगा कि इन अमेंडमेंट्स में आपको कुछ पॉजिटिविटी दिख रही है, फायदा दिख रहा है आम जनता का? अगर अमेंडमेंट्स में पॉजिटिविटी तभी होगी अगर वो उनके हित की, मजदूरों के हित की बात बोले, और मजदूरों के हित की बात अगर उसमें है तो वो लागू भी हो उस हिसाब से, वो लागू भी हो उस हिसाब से। चाइना में जितने इन्वेस्टर थे सबको यहाँ लाने की कोशिश है, ये सबसे बड़ा फायदा ऐसा है। मैं फिर वही आपको बात बोलूंगी, ये शब्दों की जादूगरी है कि इस कोशिश के जब जो आएंगे आप उनके लिए अलग से करिएगा। व्हाई आर यू गिविंग अ ब्लैंकेट फॉर यही सवाल थोड़ा सा उल्टे तरीके से पूछना चाहूंगा। मैडम से मैंने पूछा क्या आप विपक्ष में हैं, आप हानियां बता रही हैं, चलिए आप कुछ पक्ष में बता दीजिए। तो पक्ष में ऐसा सॉलिडिफाइड कोई चीज मैडम ने नहीं बताई, आप मुझे अब इसी अमेंडमेंट्स के कुछ हानियां बता दीजिए, खामियां बता दीजिए। फायदे आप मुझे गिनवा देंगे, मुझे पता है, खामियां गिनवा देंगे। आपकी राय, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ूंगा इसे, आपकी राय। नहीं, आप पॉलिटिशियंस को बुला रहे हैं, आप कह रहे हैं पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ेंगे, ये भी अच्छी बात है राकेश जी। आप अगर पॉलिटिक्स करेंगी तब तो फिर बीजेपी, कांग्रेस और यही चलता रहेगा। नहीं, मैं समझ गई, लेकिन यहाँ जो बात हो रही है वो एकदम निचोड़ निकलना चाहिए। न्यूट्रल आपका मत मैं जानना चाहूंगा, इसमें क्या है जो हानि पहुंचा सकता है श्रमिक क्लास को? हाँ, हम तो श्रमिक क्लास का क्षति नहीं चाहते हैं, हम लोग ऐसे भी हम लोग तो लेबर स्टडी का मैं प्रोफेसर हूँ और लेबर क्लास का आदमी भी हूँ, और सरकार हमारी अभी दोनों जगह पर है। तो हम ये मानते हैं निश्चित तौर से जो इन्वेस्टमेंट्स को आने देना अगर है, और संघ से दुनिया में जो इन्वेस्टर्स हैं वो तलाश रहे हैं एक ढंग का जगह मिले जहाँ पे थोड़ा उनको एक लिबर्टी हो, तो थोड़ा उसके अनुसार तो कुछ ऐसे माहौल कहें या एक लेवल प्लेइंग फील्ड कहें वो तो बनाना। और देखिए, एक से कहूंगा कि जो एसोसिएशंस है, यूनियंस है, आज की तारीख में, अब गजनफर भाई हैं कि नहीं है कि चले गए, गजनफर भाई वगैरह का जो यूनियन है, जो उनका यूनियन हो, एटक हो, इंटक हो, C2 हो, BMS हो, तो एक जो पहले था कि साहब एक जा करके मीटिंग करना, फ्लोर मीटिंग करना, गेट मीटिंग करना, ये सब खत्म हो गया है। तो मुझे लगता है कि इस सोशल मीडिया के नए दौर में जो एक वर्कर्स का जो बार्गेनिंग कैपेसिटी कम हुआ है, तो हम सोसाइटी के लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लोग हो सकते हैं, एकेडमिक के लोग हो सकते हैं, मार्केट के लोग हम लोग हो सकते हैं, हम सब कैसे उस लेबर क्लास के बार्गेनिंग पावर को कैसे रिस्टोर किया जाए, एक बड़ा सवाल है ये। इसीलिए हम आग्रह करेंगे, आप सरीखे लोग, आप मीडिया के तो रिप्रेजेंट करते हैं, तो ट्रेड यूनियंस का जो कैपेसिटी कम हुआ है, क्या दम पहले हुआ करता था, एक ट्रेड यूनियन लीडर से मिनिस्टर्स घबराया करते थे, और पहले के जमाने में लेबर मिनिस्टर मिनिस्ट्री दुबे हुआ करते थे। आपको याद होगा कि दुबे जी यहाँ चीफ मिनिस्टर थे, जब बाद में सेंटर गए, ही बिकम द लेबर मिनिस्टर। तो उस समय लेबर मिनिस्टर इक्विवेलेंट टू डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर बराबर में हुआ करते थे। आज का लेबर मिनिस्टर जो है, पिछले 10, 12, 15 वर्षों में लेबर मिनिस्टर की सबसे मोस्ट अनपॉपुलर डिपार्टमेंट हो गया है वो। तो ये भी कई कारण है कि लेबर कहीं से भी किसी के एजेंडे में नहीं रहा है। मैं तो मानता हूं कि इस माइग्रेंट लेबर के पोजीशन, संजय जी थोड़ा सा समय की पाबंदी है, मैं संक्षेप में जानना चाहूंगा सबसे पहले जया मैडम से कि मैम आप बताएं कि संक्षेप में 10 में से कितने नंबर देंगी आप इस तरह के बदलावों को? Not even 3, मतलब पासिंग मार्क्स भी नहीं? एकदम नहीं। संजय जी ने एकदम सही बात बोला। ही इज अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, आई नो हिम पर्सनली। इनका ओरिएंटेशन, ये बिल्कुल जो भी बातें कर रहे हैं लेबर के फेवर की बातें कर रहे हैं, वो करते भी हैं। लेकिन दुख की बात ये है, जो सरकार हमारी है, ये सूझबूझ की सरकार है। इस बात को हमको नहीं भूलना चाहिए। संजय जी बड़े भाई हैं, उनकी बात को तो काट ही नहीं सकते हम। लेकिन एट द सेम टाइम ये संजय जी जो बातें कर रहे हैं, वो लेबर के पक्ष में जो बातें कर रहे हैं, उसको मैं बिल्कुल 10 में 10 दूंगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जो इम्प्लीमेंट करने में सरकार बैठी हुई है, ये सूट बूट की सरकार है, और उसको 10 में से 3 भी नहीं दे सकता, क्योंकि पता है उनके एजेंडा में लेबर है ही नहीं, उनके एजेंडा में लेबर नहीं है। मैम मैंने आपसे यही तो सवाल पूछा था उस वक्त कि
आप उनके कंज्यूम एजेंडा ये में श्योर लेबर नहीं करवाइए है। कि कांग्रेस शासित राज्यों में इस तरह का मैं अमेंडमेंट नहीं अपनी आएगा। मैं अपनी कोशिश कर सकती हूँ, मैं अपनी कोशिश कर सकती हूँ। चलिए बढ़िया सर, क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा संजय सर आपसे, क्या कहना चाहेंगे मजदूर यूनियंस को, मजदूरों को, सभी श्रमिकों को? जया जी ने 3% दिया है, मैं 6 देता हूँ, मैं ऑनर्स देता हूँ, मैं कोई डिस्टिंक्शन नहीं देता हूँ, लेकिन मैं ऑनर्स देता हूँ। 10 में 6 पॉइंट मैं दूंगा। ये फ्लैग है, क्योंकि अभी है कि कैपिटल को भी इनवाइट करना है। अभी न तो लेबर को ऑफेंड करना है और न ही कैपिटल को ऑफेंड करना है। कैसे लेबर तो ऑफेंडेड है ही। लेबर और इस डिबेट को हम आगे भी जारी रखेंगे, इस डिबेट को हम आगे भी जारी रखेंगे। मजदूर आज मजबूर है, जिन पर एक तरफा नहीं चौतरफा मार पड़ने वाली है। कोरोना का डंक, आर्थिक मंदी की मार, नौकरी छूटने का दंश और घर से दूरी का दर्द लिए ये मजदूर निकल पड़े हजारों किलोमीटर पैदल, न जाने कब पहुंचेंगे और कब जुटा पाएंगे वो हिम्मत वापसी की। इसी उम्मीद में कि सब जल्दी ही ठीक होगा, कोई मजदूर मजबूर ना होगा, हर सर को छत और हर पेट को अन्न मिलेगा। विदा लेते हैं हम और मेरे साथ मौजूद सभी अतिथिगण, और आप लोगों से गुजारिश है कि सभी सक्षम लोग अपने सामर्थ्य के हिसाब से साथ दें। समय बहुत जटिल है और बुरा वक्त जल्दी काटे। खबरों और तथ्यों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। खबरों का विश्लेषण इसी प्रकार जारी रहेगा। आप देखते रहे NVR 24, सत्य भी तथ्य। नमस्कार।